Hey everyone, this is me गौतम एंड यू आर वाचिंग GRM's डायरी। तो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं मेरी ओपन सोर्स जर्नी से रिलेटेड। मेरे को कब ओपन सोर्स के बारे में पता चला, ओपन सोर्स होता क्या है और मैंने किन किन प्रोग्राम्स में अभी तक पार्टिसिपेट किया है और कौन कौन से प्रोग्राम्स होते हैं और वो थ्रू आउट द ईयर कब चलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मेरी ओपन सोर्स जर्नी की शुरुआत हुई थी 2024 अक्टूबर में, जब मैं अपनी बिल्ड फास्ट AI की इंटर्नशिप कर रहा था प्रोडक्ट मैनेजर की। और अक्टूबर के मंथ में अक्टूबर फर्स्ट एक प्रोग्राम होता है जो कि ओपन सोर्स को सेलिब्रेट करने के लिए किया जाता है। और उसमें काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस अपने कुछ रेपोज के पर्टिकुलर इश्यूज़ को गुड फर्स्ट इशू या फिर अक्टूबर फर्स्ट लेबल दे देते हैं ताकि न्यू कमर्स उसको आएँ और कंट्रीब्यूट कर सकें और ओपन सोर्स की बेस्ट प्रैक्टिसेस से अवेयर हो सकें। तो मेरा भी ऐसे ही स्टार्ट हुआ। मैंने कुल 23 PRs रेस की थी, जिसमें से 10 PRs मर्ज हुई थी और कुछ ब्रांच कमिट्स या कन्फ्लिक्ट्स कह लो या कमिट मैस हो गया था, या फिर जो मैं फीचर इंप्लीमेंट कर रहा था वो उनको अब नहीं चाहिए था, इस वजह से मर्ज नहीं हो पाए थे। इसी से मेरा स्टार्ट हुआ। और वैसे तो इनिशियल ईयर्स में स्वैग्स भी काफ़ी सारे मिलते थे, लेकिन बाद में क्योंकि काफ़ी सारे लोग ओपन सोर्स में आके अब कंट्रीब्यूट कर रहे थे, तो जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होती थी स्वैग्स वगैरह को डिलीवर करने की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी प्रोग्राम चलाने वालों के लिए। इसलिए वो बंद कर दिया गया और डिजिटल बैचेस दिए जाते थे। लेकिन डिजिटल बैचेस भी काफ़ी अट्रैक्टिव थे क्योंकि हम गिटअप अपनी प्रोफाइल पे उसको अटैच कर सकते थे। तो 4 PRs मैक्सिमम चाहिए होती थी मर्ज बैचेस के लिए, और वो मेरे को मिल गए क्योंकि मेरी 10 PRs मर्ज थी। इससे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद मैंने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स का पता लगाना चालू किया, जैसे MLS फेलोशिप हो गया, GSOC हो गया, LFX हो गया, C4GT हो गया, समर ऑफ बिटकॉइन हो गया, प्रोटोकॉल लैब्स हो गया, प्रोसेसिंग फाउंडेशन हो गया। तो इससे एक एक करके आप स्टार्ट करते हैं। MLH फेलोशिप वैसे तो हर 3 मंथ्स में रन करती थी, लेकिन 2024 के आसपास से एपेक रीजन्स में मींस एशियन कंट्रीज़ में इसको बंद कर दिया गया, ये कहकर कि टाइम जोन कन्फ्लिक्ट्स हैं और लिमिटेड स्लॉट्स हैं। प्रोजेक्ट्स जो उनको चाहिए थे वो इतने प्रोजेक्ट इस समय फंडिंग वगैरह नहीं मिल पा रही है, तो उस वजह से बंद कर दिया गया। लेकिन ओपन सोर्स का पता मेरे को चला ही अक्टूबर में था 2024 के, तो इस प्रोग्राम में मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। और ये हर 3 मंथ्स में चलता था थ्रू आउट द ईयर, तो लाइक 3 और 4 टाइम्स अ ईयर। उसके बाद आता है प्रोसेसिंग फाउंडेशन। प्रोसेसिंग फाउंडेशन ये एक प्रकार से ग्रांट फेलोशिप थी जो कि $10,000 आई गेस देती थी, लेकिन इसकी ज़्यादा इन्फो अवेलेबल नहीं थी और सिर्फ 4 या 5 लोग सेलेक्ट होते थे, और कभी कभी तो सिर्फ 3 लोग सेलेक्ट होते थे पर ईयर। और कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं है कब ये प्रोग्राम चलेगा, तो आप ज़्यादा बार बार उनके डिस्कॉर्ड सर्वर्स में या स्लैक सर्वर्स में जाके इन्फो नहीं कलेक्ट कर सकते। आपको एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है कि ये प्रोग्राम इस समय के आसपास रन करता है, तो आप कर पाते हो उसको ट्रैक। तो इस प्रोग्राम में भी मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया। उसके बाद तीसरा प्रोग्राम आता है प्रोटोकॉल लैब्स। प्रोटोकॉल लैब्स उसी समय स्टार्ट हुआ था। मैंने लिंक्डइन पोस्ट के थ्रू इस प्रोग्राम के बारे में पता किया था, और ये भी हर साल चलता है। और उसी समय क्योंकि स्टार्ट हुआ था 3 मंथ्स में एवरी कोहॉर्ट आता है, तो 2 कोहॉर्ट्स निकल चुके थे, तीसरा कोहॉर्ट था, पर इसकी वेबसाइट पे ज़्यादा इन्फो अवेलेबल नहीं थी। और मैंने जितना पता किया था उस हिसाब से मुश्किल से सिर्फ 20 या 30 लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड पर कोहॉर्ट इसमें सेलेक्ट होते थे। मैंने पास्ट मेंटीज जो इस प्रोग्राम में सेलेक्ट हुए थे उनको रीच आउट किया लिंक्डइन एंड ट्विटर के थ्रू। उनके थ्रू मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की कि कितने लोग सेलेक्ट होते हैं, डिफ़िकल्टी क्या है एंड स्टिपेंड एंड ऑल दैट। तो उन्होंने मोस्टली लोगों ने यही सजेस्ट किया कि तुम्हारा जो पास्ट ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन है वो ठीक है, इफ़ तुम्हारे पास टाइम है तो तुम कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को फिल्टर आउट करो। 4 ऑर्गेनाइजेशंस थी, उसमें से 1 या 2 में देखो अगर तुम कुछ इश्यूज़ को फिक्स कर पाते हो टाइम में, क्योंकि डेडलाइन जो थी वो सिर्फ 1 हफ्ते दूर थी जब मैंने इसको पता किया था। तो 1 हफ्ते का बस टाइम था, उसमें उनकी कुछ टेक्नोलॉजीज़ को टेक से अवेयर हो पाऊँ, फिर इश्यूज़ को सॉल्व कर पाऊँ, उसी में टाइम चला जाता। तो मैंने 2 ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अप्लाई किया था। ऑर्गेनाइजेशंस क्या मतलब प्रोग्राम के लिए। ऑर्गेनाइजेशंस तो बाद में ऑनबोर्डिंग के दौरान पता चलता है कि आप किस में करना चाहते हो, और वो हमारी फ्री विल होती है कि जिसमें हम करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो ये हुआ, उसको मैंने अप्लाई किया, पर मेरा सिलेक्शन वहाँ पे नहीं हुआ क्योंकि मैंने बताया कि सिर्फ 20-30 लोग इसमें सेलेक्ट होते हैं, डिफ़िकल्टी बहुत है उस प्रोग्राम में, सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है। फिर उसके बाद मैंने फिर से अप्लाई किया। फैब कोहॉर्ट पहला था, फैब कोहॉर्ट के बाद मैंने अप्लाई किया था मई कोहॉर्ट में, जो कि मई टू अगस्त चलता है। उसमें भी मैं रिजेक्ट हुआ क्योंकि मेरा फोकस अभी फिलहाल चल रहा था GSOC, समर ऑफ बिटकॉइन और C4GT की तरफ, वो मैं बाद में बताऊंगा।
तो मैं दोनों बार यहाँ पे रिजेक्ट हुआ। फिर जब रिजेक्ट होने के बाद मैंने फिर से जो मेंटीज थे पास्ट उनको रीच आउट किया कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ, मेरा ओएसएस कंट्रीब्यूशंस जो हैं काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस में मैं उस समय तक कंट्रीब्यूट कर चुका था, क्योंकि मैं 5-6 महीने से कर रहा था काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस में, और मेरी 20-30 पीआर्स ओवरऑल देखी जाए ओपन सोर्स जर्नी में तो तब तक मर्ज हो चुकी थी, तो वो अच्छा माना जाता है एक न्यू कमर के लिए। पर मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि ट्राई करो कि एक कोहॉर्ट स्किप कर दो जो 4th कोहॉर्ट आने वाला था और 5th कोहॉर्ट में अप्लाई करना, और कोशिश करो कि 4th कोहॉर्ट में कुछ 2-3 पीआर्स तुम्हारी अच्छी क्वालिटी की मर्ज हो जाएं, और मेंटर्स वगैरह से कनेक्शन में रहो ताकि मेंटेनर भी तुमको रेफरल दे सके। तो मैंने यही किया, मैंने 2 इशूज़ उनके काफ़ी अच्छी क्वालिटी के सॉल्व किए, वो पीआर्स मर्ज हुई और मैंने मेंटेनर से भी रेफरल लिया। उसके बाद भी मैंने 5th या 4th कोहॉर्ट में मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। फिर मैंने उस प्रोग्राम के बारे में सोचना ही छोड़ दिया कि छोड़ो, यहाँ पे मतलब सिलेक्शन बहुत डिफ़िकल्ट है, एंड अब 3 बार ऑलमोस्ट मैं रिजेक्ट हो गया था, तो अब और टाइम नहीं दे सकते इसको। पर फिर भी मैंने लास्ट चांस एक बार दिया दिसंबर में, क्योंकि फॉर्म फिल करने की जो भी डिटेल्स थी वो मेरी ऑलरेडी ड्राफ्टेड थी, तो मेरे को सिर्फ कॉपी पेस्ट करके उसको 4थी बार फिल करना था, और पीआर्स वगैरह मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका था, तो मेरे को सिर्फ लिंक अटैच करनी थी प्रूफ ऑफ वर्क के तौर पे। मैंने फिर से वो किया दिसंबर के बैच में, कोहॉर्ट में, जो कि स्टार्ट होना है अभी 12 जनवरी से। तो उसका कुछ दिनों पहले रिजल्ट आया कि मैं वहाँ पे सेलेक्ट हो गया। तो यहाँ पे बात होती है प्रोटोकॉल लैब्स फेलोशिप की। उसके बाद अपन आते हैं C4GT की। C4GT एक इंडियन ओपन सोर्स प्रोग्राम है जो कि 3 मंथ्स का होता है, और ये साल में एक ही बार होता है, और मार्च के अराउंड इसके एप्लीकेशन स्टार्ट होते हैं, एंड जून के फर्स्ट वीक तक इसका रिजल्ट आ जाता है कि कौन कौन बच्चे सेलेक्ट होंगे। तो ये एक समग्र ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो रन करता है हर साल। तो गवर्नमेंट प्रोग्राम है तो क्या ही सही होगा, ये था। और इस प्रोग्राम में जो प्रोग्राम रन करने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उन्हीं को नहीं पता है कि कब आपका फॉर्म रिलीज़ होगा आपको प्रोजेक्ट्स में अप्लाई करने के लिए, और कब आपका रिज़ल्ट आएगा। और इतने सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में तो मेंटर्स ही नहीं थे, तो आप किनको रीच आउट करोगे कि मैं इस प्रोजेक्ट को इस प्रपोजल के बेसिस पे देखता हूँ कि मैं इस तरीके से इसको कर सकता हूँ 3 मंथ्स के दौरान, ये टेक यूज़ होगा, या ये टेक्नोलॉजी होगी, या ये आर्किटेक्चर डायग्राम होगा, डायग्राम कह लो, या एक प्रकार से कि फ्लो होगा कि मैं इस पूरा करना कैसे है मेरे को इसको। तो कैसे आप डिस्कस कैसे करोगे जब आपको प्रोजेक्ट के मेंटर से नहीं पता है कि आपकी मीटिंग किसके साथ होनी है बाद में। तो इसमें मैंने अप्लाई किया, मैंने 2 ऑर्गेनाइजेशंस में अपना प्रपोजल सबमिट किया था। काफ़ी डिटेल्ड प्रपोजल था टेक्निकली देखा जाए तो, और मेरे ओएसएस कंट्रीब्यूशंस भी काफ़ी अच्छे थे, पर एक्स एक्सपेक्टेड मैं वहाँ पे सेलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने वहाँ पे एफर्ट भी नहीं मारा था और मेंटर्स नहीं थे, तो आप डिस्कस किससे करोगे। इट वॉज ओनली लक बेस्ड कि 50-60 बच्चे सेलेक्ट होने थे, और तुमने भरा, दूसरों ने भी भरा, किसी का होगा किसी का नहीं होगा। इस प्रकार से कहानी ख़त्म होती है C4GT की। अब अपन आते हैं GSOC में। GSOC एक काफ़ी रेपुटेड प्रोग्राम है ओपन सोर्स के लिए, गूगल द्वारा रन किया जाता है, तो उसी से काफ़ी ब्रांड वैल्यू आ जाती है, और आपके करियर के लिए भी इन जनरल काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो इसके बारे में मेरे को पता तो अक्टूबर में ही चल गया था, पर इसकी जर्नी मैंने स्टार्ट की थी 15 जनवरी के आसपास। इसमें 180 के करीब ऑर्गेनाइजेशंस थे, और 15 जनवरी से लेके 30 जनवरी मैंने 15 दिन लिए। मैंने काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस को फिल्टर आउट किया टेक स्टैक के बेसिस पे, मेंटेनर्स की रिस्पॉन्सिवनेस के बेसिस पे कि मैं अगर कुछ डाउट पूछ रही हूँ तो वो किस प्रकार से मेरे को रिप्लाई कर रहे हैं, एंड इश्यूज़ के बेसिस पे ऑब्वियसली मैं उन इश्यूज़ को सॉल्व भी कर पाऊँगा या नहीं। एंड चौथी जो मेन चीज़ है जो यूजुअली लोग इग्नोर कर देते हैं, कि जो प्रोजेक्ट्स में मैं काम करने वाला हूँ उस हिसाब से मेरे लैपटॉप वगैरह में स्पेस वगैरह या कॉन्फ़िगरेशंस, रैम, जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे काफ़ी सारे रेपोज तो ऐसे होते हैं कि आप उनको क्लोन करके सेटअप करने जाओगे तो वो आपको 12-20 GB मांग रहे हैं, और मेरे लैपटॉप में तो थी 8 GB। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा रोल निभाया कि ऑर्गेनाइजेशंस को फिल्टर आउट करने में। तो मैंने 2 ऑर्गेनाइजेशंस चूज़ किए, लर्निंग इक्वालिटी एंड NRNB। पर मेरा फोकस पूरा लर्निंग इक्वालिटी पे था, क्योंकि वहाँ के मेंटर्स काफ़ी अच्छे थे, और मेरी PRs भी वहाँ पे काफ़ी ईजिली मर्ज हो रही थी, और वो काफ़ी हेल्पफुल भी थे। तो 13 PRs मेरी वहाँ पे मर्ज हुई। मैं वहाँ पे टॉप कंट्रीब्यूटर था अमॉन्ग टॉप 3 कंट्रीब्यूटर्स,
NRNB ऐसा था कि ये एक प्रकार से अलायंस कह सकते हो कि NRNB कहने के लिए तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उनके अंडर में काफ़ी सारे और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 15-20, और हर ऑर्गेनाइजेशंस का अलग अलग प्रोजेक्ट है और हर प्रोजेक्ट में मेंटर्स अलग अलग हैं, और जिस भी आपको प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है उस मेंटर्स को ईमेल आईडी के थ्रू, आपका ईमेल्स के थ्रू ही मतलब कन्वर्जेशन हो रहा है। तो मैं वहाँ पे एक AI बॉट का कुछ प्रोजेक्ट था, एक प्रोफेसर थे अमेरिका या UK के कोई, उनसे मेरी काफ़ी ईमेल्स के थ्रू बातचीत चलती थी। उनको मेरे प्रोजेक्ट्स वगैरह काफ़ी अच्छे लगे थे। इस बेसिस पे हमारी काफ़ी सारे कन्वर्जेशंस हुई। ऑलमोस्ट एक कन्वर्सेशन 1 मंथ तक चली। ये एप्लीकेशन के पहले की बात है। एप्लीकेशंस आते हैं प्रपोजल वगैरह के, 8 अप्रैल को डेडलाइन थी, उससे पहले की ये बात है। काफ़ी सारे हुए, फिर अच्छा लगा उनको मेरे प्रोजेक्ट्स वगैरह, उनकी अप्रोच वगैरह। मेरा प्रपोजल जो था, मैंने प्रपोजल भी उनको रिव्यू के लिए दिया था, वो भी अच्छा लगा उनको। फिर उसके बाद हमारा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था मार्च में, और इंटरव्यू चला था 1.5 आवर। वो अभी तक का मेरा सबसे बड़ा इंटरव्यू है। इंटरव्यू भी अच्छा गया था। वहाँ पे मैंने उनके काफ़ी सारे क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से दिया था, लेकिन जब उसका रिज़ल्ट आया मेन GSOC का, तो मैंने प्रायोरिटी पे रखा था लैंडिंग क्वालिटी को फर्स्ट पे, क्योंकि वहाँ पे मेरी 13 PRs मर्ज थी। तो प्रूफ ऑफ वर्क के तौर पे वो मेरे लिए ज़्यादा प्रायोरिटी रखता था और मेरी ज़्यादा चांसेस सेलेक्ट होने की वहाँ पे थी। और यहाँ पे मैं सिर्फ सेकंड एक बैकअप ऑप्शन के तौर पे कर रहा था। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट में पता चलता है कि मैं NRNB में तो सेलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी बैकअप पे रखा था। तो कन्वर्जेशंस वगैरह चलती थी, लेकिन वो कुछ टास्क वगैरह भी दे देते, तो मैंने टास्क को इतना अच्छे से नहीं करता था। और मैंने एक नई बात ये भी सीखी थी कि जो प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं, अगर आपका कोई प्रोजेक्ट में मेंटर अगर कोई प्रोफेसर है, तो हाई चांसेस है कि वो अपने कॉलेज के किसी स्टूडेंट को प्रेफर करेगा अपने अंडर पे काम कराने के लिए, ना कि आपको। तो ये एक नई चीज़ मेरे को उस समय पता चली थी। लेकिन जो पहला ऑर्गेनाइजेशन था लर्निंग क्वालिटी, उसमें मेरे चांसेस तो थे काफ़ी ज़्यादा सेलेक्ट होने के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली GSOC के कुछ लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं प्रोजेक्ट्स वगैरह को फंड करने के। जैसे लर्निंग क्वालिटी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके 5 प्रोजेक्ट्स थे, तो उन्होंने 5 प्रोजेक्ट्स गूगल को दिए कि हमारे 5 प्रोजेक्ट्स हैं और इन 5 बच्चों को अपन ये अलाउट करना चाहते हैं। लेकिन गूगल के पास फंडिंग इतना नहीं थी कि 5 प्रोजेक्ट को कर सके। और ऑर्गेनाइजेशन एक प्रायोरिटी ऑर्डर भी देते हैं कि इस साल GSOC के प्रोग्राम में मैं इन प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी में रखता हूँ कि पहले अगर स्लॉट नहीं मिल पाता है किसी तरह, पहला ये होना चाहिए, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पाँचवा ये। तो मेरा अनफॉर्चुनेटली 5वें नंबर पे था और उस वजह से गूगल ने 4 को फंड किया था, तो मैं वहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो पाया था। तो C4GT में मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया, GSOC में मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया, MLH वगैरह तो बैन हो चुके थे, और प्रोटोकॉल लैब्स में मैंने जैसा बताया कि अभी 12 जनवरी 2026 से वो चालू होना है। अब बात आती है समर ऑफ बिटकॉइन की, मेन प्रोग्राम जहाँ पे मैं सेलेक्ट हुआ। तो ये प्रोग्राम 2021 से चल रहा है और ये स्पेसिफिकली बिटकॉइन ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। और इसके भी एप्लीकेशंस चालू होते हैं फरवरी में, और इंटर्नशिप स्टार्ट होती है मई से और अगस्त तक चलती है। फरवरी में एप्लीकेशंस आए। एप्लीकेशंस में अपने को सिर्फ ये इन्फो बनी थी कि आपका पास्ट ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस क्या है, और आप बिटकॉइन को लेकर इतना एक्साइटेड क्यों हो, और आप क्या उसमें ऐड ऑन कर सकते हो अगर आगे चल के आप कंट्रीब्यूट करते हो और इस प्रोग्राम में सेलेक्ट होते हो। तो काफ़ी ऑनेस्ट आंसर्स भरने थे उसमें, क्योंकि AI वगैरह से आप भरोगे तो वो आपको ईजिली रिजेक्ट कर देंगे। और ये एलिमिनेशन राउंड था, पहला राउंड। मैंने 2 दिन लिए उसको प्रिपेयर करने में, 4 फेब को मैंने भरे और रिज़ल्ट आ गया कि मैं वहाँ पे सेलेक्ट हो गया, और हमको फिर एक प्राइवेट डिस्कॉर्ड सर्वर पे ऐड किया गया। फिर हमारा जो सेकंड राउंड था वो 4 राउंड्स थे, असाइनमेंट बेस्ड थे, और उससे पहले साल तक एक राउंड, मतलब एक टास्क सिर्फ दिया जाता था, पूरा 1 मंथ का ड्यूरेशन होता था। पर हम लोग में 4 टास्क कर दिए गए थे और हर एक टास्क की डेडलाइन थी 1 वीक। तो डिफ़िकल्टी काफ़ी बढ़ गई थी फिल्टर आउट करने की, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा अप्लाई करने लगे थे इस प्रोग्राम्स के लिए। चारों टास्क थे, एक वीक का डेडलाइन था। मैंने स्टार्टिंग के 3 या 4 दिन में ही फुल ऑफ, मतलब मैंने 10-12 घंटे मैं रोज़ देता था इसी के असाइनमेंट्स वगैरह को। मैंने 4 दिन में चारों टास्क सॉल्व कर दिए थे, जबकि हमको मैक्सिमम 3 सॉल्व करने थे किस तरह, और सॉल्व भी इस तरह करने थे कि वो 100 मार्क्स का था असाइनमेंट एक, तो 100 में से आपको 100 लाने पड़ते हैं, क्योंकि वो कुछ टेस्ट केसेस होते हैं। अगर आप एक भी पास नहीं कर पाओगे तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो मैं वहाँ पे सेलेक्ट हो गया था। तो उसके बाद
मेरे पास 25 या 26 दिन बचे थे नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होने से पहले। तो एक ग्रॉकिंग बिटकॉइन बुक होती है जो कि बिटकॉइन के बेसिक्स, बिटकॉइन कैसे वर्क करता है एंड ऑल डैट, क्योंकि मैं नूब था बिटकॉइन में, तो उस बुक को काफ़ी लोग रिकमेंड कर रहे थे। तो मैंने वो पूरा जो 25 डेज बचे थे, मैंने उस बुक को पढ़ा और बिटकॉइन से रिलेटेड इन्फो जो भी थी बेसिक्स अपने इम्प्रूव किए, काफ़ी कुछ मेरे को पता चला और तभी वहाँ से मेरा बिटकॉइन में इंटरेस्ट आना चालू हुआ। फिर ये सेकेंड राउंड हमारा कंप्लीट हो गया मार्च में। फिर उसके बाद प्रपोजल राउंड चालू हुआ। प्रपोजल राउंड में वही होता है कि जीसॉक वगैरह एंड ऑल डेट ऑर्गेनाइजेशंस की तरह, प्रोग्राम्स की तरह कि ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनको अपने टेक स्टैक के बेसिस पे या प्रोजेक्ट्स अलाइनमेंट के बेसिस पे फिल्टर आउट करो, एक दो ऑर्गेनाइजेशंस को चूज़ करो, उनमें प्रपोजल सबमिट करो और उसके बेसिस पे आप सेलेक्ट हो जाओगे। मैंने 2 ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट किए, एक था सॉफ्टस्टर, दूसरा था डिमांड। मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट सॉफ्टस्टर के प्रोजेक्ट में था क्योंकि वहाँ का मेंटर भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगता था, रिस्पॉन्सिव लगा था, मेरे इवन सिली डाउट्स को भी वो काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर रहा था। और दोनों प्रोग्राम्स, मतलब प्रोग्राम्स बोल रहा हूँ मैं, ऑर्गेनाइजेशंस में एक कॉम्पिटेंसी टेस्ट होती है। कॉम्पिटेंसी टेस्ट मतलब कि जो भी प्रोजेक्ट आप काम करना चाहते हो उस प्रोजेक्ट का एक बेसिक पार्ट आपको प्रपोजल से समय ही बना के देना पड़ता है ताकि वो आपको देख सकें कि आप जिस टेक स्टैक पे काम करने वाले हो उससे आप फैमिलियर भी हो कि नहीं। मैंने दोनों पे बनाया, दोनों पे मेरा काफ़ी अच्छा बना था। कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो मेरी थी काफ़ी अच्छी थी और दोनों मेंटर्स ने मेरी काफ़ी तारीफ भी की थी। पर मेरा क्योंकि अलाइनमेंट ज़्यादा सॉफ्टवेयर की तरफ था, मैंने वहाँ पे 4 पीआर्स भी रेज की और चारों की चारों पीआर्स मर्ज भी हो गई और ये 1 मंथ के अंदर ही था। प्रपोजल भी बनाना था, मेंटर को ये भी प्रूव करना है कि आप उस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हो और दूसरे पार्टिसिपेंट से बेटर हो, और पीआर्स भी रेज करनी थी। ये सब हो गया। मैंने वहाँ पे भी डिमांड में भी कुछ काम किया था, मतलब जो प्रोजेक्ट बनना था उसका एक मिनिमल वाइबल प्रोडक्ट कह दो, MVP मैंने बनाया था, वो भी काफ़ी अच्छा मेंटर ने कहा था। लेकिन मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर में सॉफ्टवेयर को पहले रखा था। तो जब इसका रिजल्ट आया तो मैं सॉफ्टवेयर पे सेलेक्ट हो गया। मई से स्टार्ट हुई, मई से अगस्त तक चली और मेंटर को मेरा काम इतना अच्छा लगा कि अगस्त से लेके अभी तक जनवरी तक भी मेरा वहीं पे इंटर्नशिप चल रही है और ये पेड इंटर्नशिप है और मेंटर अपनी तरफ से मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और इवन बिटशाला ग्रांट एक चीज़ होती है। बिटशाला एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का जो कि बिटकॉइन फॉर्स को, मीन्स ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर्स जो होते हैं बिटकॉइन टेक्नोलॉजीज़ में या प्रोजेक्ट्स वगैरह में कंट्रीब्यूट करने वाले, उनको ग्रांट देके सपोर्ट करता है। तो वो भी मेरे को अगस्त के बाद से मिली। तो अभी तक वही चल रहा है मेरा सपोर्ट वहाँ से। तो ये कहानी हो गई समर ऑफ बिटकॉइन की। अब बचता है लास्ट प्रोग्राम LFX, और ये सारी चीज़ें मैंने 1 साल में की हैं, 2025 में ये सब हुआ है। LFX की बात अब आती है। LFX वैसे हर प्रोग्राम की, मतलब जीसॉक और समर ऑफ बिटकॉइन या C4GT को जोड़ दिया जाए, ये तीनों साल में एक बार चलते हैं और बाकी जो प्रोग्राम्स मैंने बताए वो साल में 3 बार चलते हैं। तो LFX भी उसी तरह है, ये साल में 3 बार चलता है। और ये इसके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे बिटकॉइन में बिटकॉइन सेट होते हैं, जीसॉक में कोई भी टेक स्टैक बाउंडेशन नहीं है कि रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि यही होना चाहिए टेक स्टैक। रस्ट है तो रस्ट होना चाहिए, बिटकॉइन है तो बिटकॉइन, वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड है तो वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो ओपन है। इसमें डेवऑप्स से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं और नॉलेज कर्व जो है, लर्निंग कर्व कह लो या नॉलेज जो आपको चाहिए रहती है प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए, वो इसमें ज़्यादा होती है। तो इसमें मैंने अप्लाई किया था सितंबर टू नवंबर वाले कोहॉर्ट के लिए और उसके लिए मैं कंट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दिया था जून के आसपास से। मैंने 2 ऑर्गेनाइजेशंस चूज़ किए थे, ओपन क्रूस एक है एंड वॉल्केनो। ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में जो मैं बता रहा हूँ प्रोग्राम्स में, वो अभी नहीं बता रहा हूँ मैं, क्योंकि वो अलग ही एक बात हो गई और वो प्रोजेक्ट वीडियो की लेंथ को ही बढ़ाएगा। ओपन क्रूस हो गया, वॉल्केनो हो गया। मैंने 2 ऑर्गेनाइजेशंस में कंबाइनली देखा जाए तो वैसे पीआर्स तो 40 से ऊपर रेस की थी, लेकिन प्रपोजल डेडलाइन तक मेरी 35 प्लस पीआर्स मर्ज हो गई थी दोनों को कंबाइंड। लेकिन जब प्रोजेक्ट आइडिया सबमिट करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उन्हें प्रोजेक्ट आइडिया सबमिट करते हैं प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटर्स को, फिर उसके बाद अपन अप्लाई करते हैं। तो वोल्केनो बैकआउट कर गया कि इस साल जो कोहॉर्ट आने वाला है सितंबर टू नवंबर, उसमें अपन प्रोजेक्ट नहीं देना चाहते हैं क्योंकि हम अवेलेबल नहीं है मेंटरशिप करने के लिए। तो एक ऑर्गेनाइजेशन तो वहीं पे मेरा कट हो गया, बचा सिर्फ ओपन क्रूज।
ओपन क्रूज के लेकिन फिर भी 4 प्रोजेक्ट्स आइडियाज़ आ गए थे, तो मैंने 2 पे अपना प्रपोज़ल सबमिट किया था और मेरे काफ़ी ज़्यादा पीआर्स वहाँ पे मस्त थे और जो मेंटर था वो मेरे को काफ़ी अच्छे से जानता भी था और ये चाइना के थे मेंटर। पर उसका भी जब रिज़ल्ट आया ओपन क्रूज का तो वहाँ पे मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। तो सेलेक्ट नहीं हुआ तो मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह थे उन पे देखा कि कौन सा मेंटी सेलेक्ट हुआ है, तो तीनों प्रोजेक्ट्स में या चारों प्रोजेक्ट्स में जो मेंटी थे वो चाइना के ही थे। और जब मैं उनका एक्सपीरियंस देखने गया तो कोई 30 ईयर ओल्ड है, कोई 35 ईयर ओल्ड है, कोई 40 ईयर ओल्ड है। मीन्स मैं जिनसे compete कर रहा हूँ वो ऑलरेडी 10 या 15 ईयर्स ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं। मेरी मेंटर से काफ़ी बातचीत हुई कि मैंने इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया और आपने मेरी अप्रोच को भी लाइक किया और आपने मेरे काम को भी अप्रिशिएट किया, लेकिन जब सेलेक्ट करने की बारी आई तो आपने मेरे को सेलेक्ट क्यों नहीं किया और मैं क्या चीज़ें इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो उन्होंने बताया कि इन प्रोजेक्ट्स में जो मेंटरशिप, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि मेंटरशिप बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि डेवऑप्स रिलेटेड है एंड अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के बेसिस पे मेरे को उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो उनको टाइम कम था मेंटरशिप करने का, तो उन्होंने उन स्टूडेंट्स को प्रेफर किया था। और एलएफएक्स में एक बात ये होती है कि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोग्राम के लिए, अनलाइक जीसॉक समर ऑफ बिटकॉइन, क्योंकि उसमें सिर्फ स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं अंडर ग्रेजुएट या हाई स्कूल। तो उससे एडवांटेज अपने को जाता है कि ऑब्वियसली जो इंडस्ट्री में 10-15 साल से काम कर रहा है उसको नॉलेज अपन से ज़्यादा ही होगी। तो ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हमसे कि 15 साल से जो काम कर रहा है उसको हमारे जितनी नॉलेज हो या हमको उसके जितनी नॉलेज हो। लेकिन ठीक है, मैं वहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो पाया। लेकिन वोल्केनो में मेंटर ने मेरे को कहा था कि जब भी हमारा नेक्स्ट कोहॉर्ट के लिए अपन प्रोजेक्ट आइडिया देंगे तो हम तुमको पर्सनली रीच आउट करेंगे अप्लाई करने के लिए। तो वो तो जब अब एलएफएक्स चालू होगा तब देखेंगे। ये कहानी हो गई एलएफएक्स की। मैंने सारे प्रोग्राम्स के बारे में बता दिया, MLS फेलोशिप, जीसॉक, समर ऑफ बिटकॉइन, C4GT एंड प्रोसेसिंग फाउंडेशन। तो ये मेरी जर्नी हो गई ओपन सोर्स से रिलेटेड। मैंने आपको किसी भी प्रोग्राम की स्टिपेंड रिलेटेड इन्फो नहीं बताई है क्योंकि ओपन सोर्स का मोटिव सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। ऑब्वियसली आप कोई भी काम करते हो 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, तो आपको उसके रिटर्न में फाइनेंशियल सपोर्ट कुछ चाहिए। लेकिन ओपन सोर्स का जो मेन मोटिव है वो है कि आप कोलैबोरेशन सीख सको लोगों के साथ, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड इतने सारे एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स हैं, अलग अलग कल्चर्स हैं लोगों के। कोई अफ्रीका से काम कर रहा है रिमोटली, तो कोई अमेरिका से, कोई लंदन से, कोई स्विट्ज़रलैंड से। तो इतने सारे लोगों के साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हो और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलता है। तो मेन फोकस वो होना चाहिए। और कोडिंग से रिलेटेड कह लो या गेट इट अप बेस्ट प्रैक्टिस से लेकर दो, इन सब चीज़ों को छोड़ के जो मेन चीज़ सबसे ज़्यादा है जो ओपन सोर्स सिखाता है आपको, जो कि आपकी लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, वो है पेशेंस। मैंने इतने सारे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया थ्रू आउट द ईयर और मैं सिर्फ एक जगह वहाँ पे सेलेक्ट हुआ। लेकिन अगर आप देखेंगे तो उस एक जीत ने ही मेरी सारी हार को नलीफाई कर दिया। उस एक जीत की वजह से आज मेरे पास एक मैकबुक एयर है जो कि मैंने अपनी खुद की कमाई से लिया है, और उसके बाद मैंने एक मॉनिटर भी लिया। उसके बाद मैं अपनी कॉलेज की फ़ीस भी अब खुद दे पा रहा हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली कह लो या करियर वाइज कह लो, आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी और काफ़ी सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होगी जो आपको पता भी नहीं होगा, आपके पास खुद चल के आएंगी। काफ़ी सारे लोग होंगे जो ओपन सोर्स मान लीजिए प्रोजेक्ट्स के मेंटेनर्स हैं, वो आपको रीच आउट कर सकते हैं कि उनके प्रोजेक्ट्स वगैरह में कंट्रीब्यूट करने के लिए। या ओपन सोर्स कंपनीज़ हैं, वो कुछ प्रोडक्ट्स को ओपन सोर्स रखना चाहती हैं, तो उसमें आपको कंट्रीब्यूट करने के लिए रीच आउट कर सकती हैं इंटर्नशिप या जॉब के तौर पे। और काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जो ओपन सोर्स हैं और काफ़ी अच्छा पे भी करती हैं, वर्क लाइफ बैलेंस भी है और काफ़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे होती हैं। आप ट्रैवल भी करते हो वर्ल्ड में लाइक ट्वाइस और थ्राइस ईयर, जो कि बहुत बड़ी बात है। अक्रॉस कंट्रीज़ आप जा पा रहे हो, डिफरेंट कल्चर्स के लोगों से मिल पा रहे हो। तो ये सब हो गया। उम्मीद है इस वीडियो को देख के आप इंस्पायर हुए होंगे अपनी ओपन सोर्स जर्नी स्टार्ट करने के लिए, अगर आप एक इंजीनियर हैं तो एंड करते हैं इस वीडियो को एक कोट के साथ, इफ़ यू कैन ओवर थिंक द वर्स्ट, वाई कांट यू ओवर थिंक द बेस्ट। बाय बाय।